एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी थ्री टाइप्स से हो सकती है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। देखिए, हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है कि लिमिटेड बाय शेयर मीन्स टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट, या फिर हम बोल सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। जो मेंबर्स होते हैं, हम उनकी लायबिलिटी की बात करें कि उनकी लायबिलिटी कितनी होती है, उनको कितना कंपनी में पे करना होता है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उनकी लायबिलिटी है नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जितनी भी नॉमिनल वैल्यू है, या फिर अनपेड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर है कंपनी के, जिसकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है 10। तो जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो इसमें कितना अमाउंट पे करना है मेंबर्स को? 10 रुपीज़, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अगर कंपनी ने पेड अप कर लिया है यहाँ पर 8 रुपीज़ ऑलरेडी, तो कितना पे करना है? 2। जो अनपेड अमाउंट है, अनकोल्ड अमाउंट है, वो मेंबर्स को पे करना है, वो शेयर होल्डर्स को पे करना है। क्लियर? बोलो बोलो, समझ आ रहा है आपको? तो ये है आपका फर्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी, देखिए, ये कंपनी जो अमाउंट है ना, ये 10 रुपीज़ कंपनी कभी भी मंगवा सकती है जब कंपनी गोइंग कंसर्न है, या कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब जब लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी होता है कि मेंबर्स ने एक अमाउंट, स्टार्टिंग में ही एक अमाउंट गारंटी की हुई है। ठीक है, कि मेंबर्स ने लेट से 50,000 रुपीज़, ठीक है, कि अगर आपके 5 मेंबर है तो 50,000 रुपीज़ दे विल पे, मतलब 10,000 ईच, 10,000 ईच। ठीक है, एवरी मेंबर 10,000 विल पे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, उसमें ये अमाउंट कंपनी कब मंगवा सकती है? सिर्फ जब कंपनी वाइंडिंग अप में है। लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी मंगवा सकती है, जब कंपनी चल रही है उस टाइम पे इस अमाउंट को नहीं मंगवाया जा सकता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये अमाउंट तो उनको पे करना ही होता है, प्लस ये अमाउंट और पे करना होता है जो उन्होंने गारंटी दी है। करेक्ट? तो जो ये अमाउंट कब दे सकते हैं? वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उससे पहले नहीं। और वो भी कब? जब कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं है कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी की लायबिलिटी है यहाँ पर 1 लाख, ठीक है, और कंपनी की एसेट है यहाँ पर 70,000 या लेट से 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 70,000। तो सबको देना पड़ेगा 50,000। 50,000 मंगवा सकती है ना कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब कंपनी की एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा है, सफिशिएंट नहीं है। सेकंड एग्जांपल, तो इसमें इस केस में कंपनी क्या कर सकती है? यस, मंगवा सकती है 50,000 रुपीज़। कंपनी की लायबिलिटी है 80,000 रुपीज़ और कंपनी की एसेट है 30,000 रुपीज़। तो कंपनी कितना मंगवा सकती है यहाँ पे? 50,000। यस, मंगवा सकती है या नहीं? यस, मंगवा सकती है 50,000। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर कंपनी की लायबिलिटी है 60,000 और कंपनी की एसेट है कंपनी के पास, तो भी क्या कंपनी कितने मंगवाएगी? बोलो बोलो, कितने? 50 की 30? 50 या 30? 30,000। इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती कि गारंटी 50 की दी है तो 20,000 कंपनी अपने पास रख लेगी। नो, जितनी गारंटी दी है वो ठीक है, बट जितनी लायबिलिटी है उतना ही अमाउंट मंगवा सकती है। ठीक है, तो 6,000 सब हर मेंबर पे करेगा कंपनी को। क्लियर? तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है, उनकी पर्सनल एसेट तक भी बेची जा सकती है लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो ये होती नहीं है कंपनीज ना, अनलिमिटेड कंपनी देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये दो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको करने हैं, पूछे जा सकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2(22) जो कि आपको याद नहीं करना है सेक्शन, डिफाइंस दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अनपेड अमाउंट कोई हेल्ड क्या हुआ है, ये फर्स्ट केस अनपेड अमाउंट, कंपनी ने
8 पहले मंगवा लिए तो 2 रुपये देने हैं, अगर कंपनी ने कुछ नहीं मंगवाया है तो 10 रुपीज़ देने हैं। क्लियर, समझ आ रहा है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, Section 2 Clause 21 of the Companies Act 2013 defines it as the company having the liability of its member limited by the memorandum of such amount as the member may respectively undertake to by the memorandum to contribute to the asset of the company in the event of it being wound up. वो स्टार्टिंग में मेमोरेंडम में बता देते हैं कि वो उन्होंने कितनी अमाउंट की गारंटी दी है, जब कंपनी का वाउंड अप होगा तो वो कितना देंगे। The common features between a guarantee company and company having share capital are legal personality and limited liability. In latter case, the member liability is limited by the amount remaining unpaid on the share which members hold. Both of them have to state in the memorandum the members liability in limited. इसमें भी लिमिटेड है, गारंटी वाले में भी लिमिटेड है, दोनों को अपने दिखाना है कि बोथ मेमोरेंडम में की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। The point of difference between these two types of companies is that in former case the member may called upon discharge their liability only after commencement of winding up and only subject to certain condition. देखिए फॉर्मर केस का यहाँ पे मतलब है लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें हम कब मंगवा सकते हैं पैसा, जब वाइंडिंग अप के टाइम पे, प्लस जब कंपनी की एसेट सफिशिएंट नहीं है कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए। Latter case they may be called to do so at any time either during the company lifetime or during its winding up. ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब लिमिटेड बाय शेयर में कभी भी मंगवाया जा सकता है। It is clear from the definition of the guarantee company it does not raise its initial working fund from its member. Therefore initial working मतलब तुम पहले नहीं मंगवा सकते हो कि तुम्हें पहले जरूरत है तो जो गारंटी अमाउंट है वो तुमने पहले मंगवा लिया, नो, सिर्फ एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप। Therefore such a company may be useful only where no working funds are needed or where these funds can be held from other source like fees, charge, donation। मतलब जहाँ पे फंड की जरूरत नहीं है या फिर इनसे उनको मिल जाता है। देखिए कि केस स्टडी है, ये हुआ था, इसमें क्या था कि ट्रांसफ़र मतलब ABC, मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड और इसमें ABC तीन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये ABC 3 मेंबर्स हैं, मेंबर्स तो ज़्यादा होंगे बट ABC 3 मेंबर्स हैं। तो इसमें एक क्या चाहता है, अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और को। गारंटी कंपनी की हम बात करें, क्या वो कर सकता है? विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लो उसने गारंटी दी है एक अमाउंट की 10,000 की, और जिसने उसको शेयर ट्रांसफ़र किया वो उस अमाउंट को पे नहीं करे तो बाकी दो पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। गारंटी दी है तो इस केस में तुम अपने शेयर को, वैसे तो पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, करेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट गारंटी वाली कंपनी में ये हो सकता है ना कि जिसको तुमने ट्रांसफ़र किया है वो पे ना करे फिर। तो इस ऐसे तुम विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर टू अनदर पर्सन। The Supreme Court has laid down that the right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing that a company limited by share. The membership of a guarantee company may carry privilege much different those of ordinary shareholder. अगर तुमने उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर तुमने ट्रांसफ़र किया वो प्रिविलेज ले सकता है अदर शेयर होल्डर के से कि भाई उसने मना कर दिया अमाउंट देने के लिए तो बाकियों को देना तो पड़ेगा ही ना। इस केस में दैट इज़ योर लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड शेयर जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, thus the maximum liability of member of such a company may exhaust all personal asset of shareholder। समझ आया? नो, एक लायबिलिटी फिक्स नहीं है, पर्सनल एसेट तक भी ली जा सकती है। The member of unlimited company are not directly liable to creditor of the company। मतलब अनलिमिटेड में डायरेक्टली क्रेडिटर को नहीं देना, कंपनी को ही देना है। द क्रेडिटर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। Official liquidator may call the member for their contribution towards the liability and debts of the company which can be unlimited। मतलब वो डायरेक्टली उसको लाइबल नहीं है, किसको लाइबल नहीं है? क्रेडिटर्स को लाइबल नहीं है। क्रेडिटर्स चाहे तो लिक्विडेशन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग के लिए बोल सकते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वो उनको बोलेगा कंट्रीब्यूट करो अपना हिस्सा। क्लियर? एनी डाउट? बोलो बोलो बोलो। चलिए,
नेक्स्ट आता है, अभी हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो कंपनी यहाँ पे ओपीसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और स्मॉल कंपनी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ओपीसी कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है कि जिसमें एक ही पर्सन होता है, करेक्ट। तो देखिए इसमें कोई भी प्रिस्क्राइब लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए ओपीसी के लिए, उसमें कोई प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। The Companies Act 2013 introduced a new class of companies which can be incorporated by a single person. पहले क्या होता था ना, प्राइवेट कंपनी में 2 मैंडेटरी है, पब्लिक में 7। तो जो अगर 1 पर्सन, एक बंदा चाह रहा है तो उसको दूसरे को लेके आना पड़ेगा और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। तो इसलिए ये ओपीसी इंट्रोड्यूस किया गया कि एक सिंगल पर्सन भी अपनी कंपनी को खोल सकता है, ठीक है। जहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। नो मैक्सिमम लिमिट कि आपकी कितनी होनी चाहिए, सिर्फ एक पर्सन, 1 पर्सन कैन ओपन ए ओपीसी, ठीक है। बट इसका एक नॉमिनी भी होना मैंडेटरी है। ओपीसी में जो 1 पर्सन है तो उसको अपना एक नॉमिनी होना इम्पॉर्टेंट है। जब उसकी डेथ होगी, इंसॉल्वेंसी होगी, तो वो पर्सन ओपीसी का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। उसको जो भी नाम होगा वो रजिस्ट्रार के पास दिया जाएगा, उसकी कंसेंट दी जाएगी फॉर्म में कि हाँ मैं इसका नॉमिनी बनना चाहता हूँ। इसमें मेंबर कभी भी अपनी कंसेंट ले सकता है कि मेरे को इसको नॉमिनी नहीं बनाना, किसी और को नॉमिनी बनाना है, या जो नॉमिनी है वो भी बोल सकता है मेरे को अब नॉमिनी नहीं बनना है, तो वो दूसरे पर्सन को अपॉइंट करेगा। Section 2 Clause 62 of the Companies Act define one person as a company which has only one person as a member. OPC इज ए कैसी होती है, काइंड ऑफ क्या होती है, ये प्राइवेट कंपनी ही होती है, ठीक है। OPC क्या होती है, प्राइवेट कंपनी ही होती है। विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हैविंग 1 मेंबर, कोई प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। देखिए सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, ओनली 1 पर्सन, मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो प्रिस्क्राइब। The memorandum of OPC shall indicate the name of other person who shall, in the event of subscriber death or his incapacity to contract, become the member of the company. वो 1 पर्सन का जो ओपीसी का मेंबर उसको देना ही पड़ेगा अपने मेमोरेंडम में। जब तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे उसी टाइम पे जो मेमोरेंडम बनता है आपका, उसी में ही कि आपका कौन नॉमिनी होगा, आपकी डेथ, इंसॉल्वेंसी के बाद कौन इस कंपनी को संभालेगा। The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior consent in the prescribed form and shall same filed with the registrar. उसको एक फॉर्म में अपना नॉमिनी कंसेंट देना होगा, रजिस्ट्रार के पास सबमिट होगा कि मैं इसका नॉमिनी बनना चाहता हूँ। सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, वो कभी भी किसी भी टाइम पे अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar. चाहे नॉमिनी हो चाहे मेंबर हो, दोनों में से कोई भी एक दूसरे बोल सकता है कि मेरे को अब नॉमिनी नहीं बनना, उसको अब नॉमिनी नहीं बनाना है, वो उसका इंटीमेशन देगा रजिस्ट्रार के पास। Any such change in the name of person shall not be deemed to be an alteration to the of the memorandum. देखिए ये अल्टरेशन नहीं माना जाएगा, चेंज होगा, बस इंटीमेशन देना है रजिस्ट्रार के पास। ओनली नेचुरल पर्सन, अब कौन ओपीसी बना सकता है, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस वेदर रेजिडेंट है या नहीं है, 182 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में स्टे होना चाहिए, ठीक है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए प्लस 182 डेज वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो। ये मैंडेटरी है ओपीसी बनाने के लिए, प्लस 182 डेज वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो। नो पर्सन सेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, और नॉमिनी बन सकता है। नॉमिनी और ओपीसी जो खोलना चाहता है उस दोनों के लिए कंडीशन है इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, प्लस 182 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में रहा हो।
नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी, एक ही ओपीसी को खोल सकते हो। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी, सच कंपनी कान बी इनकॉर्पोरेटेड, सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, प्राइवेट या पब्लिक में हो सकती है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बोर्ड। ये अलग से आपका ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओपीसी का, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से करके आ सकते हैं। देखिए ओपीसी, बोलिए ओपीसी क्या होता है? जिसमें 1 पर्सन होता है, कोई प्रिस्क्राइब मिनिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, ठीक है। और जहाँ पर इसको प्राइवेट कंपनी बोला जाता है। और कौन बना सकता है ओपीसी को? जो इंडियन सिटीजन है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, और प्लस 182 डेज 120 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट सेक्शन 8। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में भी। तो अब हमारा आता है, देखिए ओपीसी 1 मेंबर कंपनी, प्राइवेट इन नेचर, ये नहीं करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आपका 2/68। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed and which by its article। प्राइवेट कंपनी की भी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें मिनिमम अभी कोई नहीं दी गई है, ठीक है। जिसमें कितने पर्सन होने जरूरी है? मिनिमम पर्सन 2, ये हम बात करें कैपिटल की। मिनिमम मेंबर पर्सन 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर शेयर और पब्लिक इशू, पब्लिक इनवाइट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200। मतलब ओपीसी का को छोड़कर प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200, ठीक है। देखिए प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है शेयर को, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, वो आपने देख ही लिया, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। और पब्लिक डिपॉजिट नहीं मांग सकती है, ये 2 काम नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर है 2 और मैक्सिमम नंबर है 200, जिसमें से एक्सक्लूड करता है, मतलब ये इसमें 200 में काउंट नहीं होंगे इसके प्रेजेंट एम्प्लॉय प्लस पास्ट एम्प्लॉय। जो पास्ट एम्प्लॉय भी थे और मेंबर भी थे, लेकिन अभी सिर्फ मेंबर है, एम्प्लॉय नहीं है, तो ये 200 में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये 200 में काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे ये देखते हैं, मान लो कंपनी के मेंबर्स शेयर होल्डर्स हैं कुछ, जिन्होंने 150, ठीक है, और जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे जिनके बारे में, 50%, मेंबर है 15, पास्ट एम्प्लॉय है 15, तो ये कितना हो गया टोटल? 230। तो क्या ये गलत है या सही है? गलत की सही? सही है, क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। ये तो 200 में काउंट होंगे ही नहीं, ये 200 में काउंट होंगे ही नहीं। देखिए प्राइवेट कंपनी means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article restrict the right to transfer its share। जो आर्टिकल में उसका गिवन होगा कि वो राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200 तक हो सकती है। Provided that where 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। मतलब 3, 4, 5, 6 पर्सन मिलकर कोई शेयर होल्ड करते हैं तो वो एक ही काउंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था जॉइंट शेयर होल्डर, तो जॉइंट शेयर होल्डर में 5 शेयर होल्डर है तो 50 × 5 नहीं करेंगे तो ये 50 ही काउंट होगा। Provided further that person who are in the employment of the company and person who having been formerly in the employment of the company were member of the company while in that employment and have continued to member after the employment shall not be included in the past
number of member and prohibited any invitation to the public to subscribe any security of the company. समझ आया? क्लियर हुआ? एनी डाउट? ये यहाँ पे बात कर रहा है बच्चों पास्ट मेंबर की. किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पास्ट मेंबर की. ठीक है, देखिए ये अब समझ आया. प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसकी मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मिनिमम मेंबर चाहिए 2, मैक्सिमम 200, जिसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड पास्ट एम्प्लॉय. और प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर और पब्लिक इशू, पब्लिक डिपॉजिट. बस अब ये आपका है सिग्निफिकेंट पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा है, सब वही है ये. नो मिनिमम कैपिटल, मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम 200, एक्सक्लूड ये राइट टू ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब. स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट. स्मॉल कंपनी को, ओपीसी को प्राइवेट कंपनी ही बोला जाता है. अब आता है हमारा स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी गिवन द अंडर सेक्शन 2 क्लोज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच मीन्स कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी. है तो प्राइवेट ही, बट पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब नॉट मोर देन 10 करोड़ रुपीज. ठीक है, देखिए स्मॉल कंपनी की हम बात कर रहे हैं. स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर. ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल not more than 50 lakh or 10 करोड़. 50 लाख एंड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नॉट मोर देन. गवर्नमेंट भी कितना? 10 करोड़ से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है. ठीक है, अब ये होती है आपकी स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी क्या होती है? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख और गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है नॉट मोर देन 10 करोड़, और जिसकी टर्नओवर है 2 करोड़ मैक्सिमम और गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है नॉट मोर देन 100 करोड़. उसको बोला जाता है स्मॉल कंपनी. टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crore rupees. Clear? Any doubt? चले आगे. स्मॉल कंपनी एक किस पर अप्लाई नहीं होता? होल्डिंग सब्सिडी, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं. एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट बाय एनी स्पेशल एक्ट. अब हमारा नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी क्या होती है? मीन्स ए कंपनी इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. मीन्स ए कंपनी नॉट ए प्राइवेट कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कोई प्रिस्क्राइब नहीं है और मैक्सिमम, मिनिमम ही नहीं है तो मैक्सिमम तो क्या ही है? पब्लिक कंपनी. ठीक है, और जिसमें मिनिमम नंबर होते हैं आपके 7, मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है. मैक्सिमम इसमें कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट. provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where such subsidiary continues to be a private company in its article. समझ आया? एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक मान लो ABC कंपनी है, पब्लिक कंपनी है ABC लिमिटेड. ठीक है, एक है ABC प्राइवेट लिमिटेड. ये क्या है? सब्सी है. क्या है? सब्सी है ABC की. ठीक है, सब्सी कंपनी है. बोलो बोलो, सब्सी कंपनी है ABC की. क्या बात. तो अब ये सब्सी कंपनी है तो इसको भी क्या बोला जाएगा? पब्लिक कंपनी बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा?
पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या बोला जाएगा, पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। कि जो सब्सी है पब्लिक कंपनी की उसको भी पब्लिक बोला जाएगा, चाहे वो अपने मेमोरेंडम में क्या है, प्राइवेट कंपनी है। वैसे प्राइवेट है लेकिन अगर वो सब्सी है तो उसको भी क्या बोला जाएगा, पब्लिक कंपनी ही बोला जाएगा। क्लियर, एनी डाउट? is not a private company, share freely transferable, no minimum paid up share capital requirement, minimum number 7, maximum no limit, subsidy of a public company is deemed to be a public company. According, a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more person, where the company to be formed is to be a public company. अब आता है आपका नेक्स्ट। अब आपके ये सारे पॉइंट्स खत्म हो गया। ठीक है, 4 थे ये आपके पॉइंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, लायबिलिटी हमने कर लिया है, मेंबर हमने कर लिया, अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, अभी तक आप सुन रहे हो ना, सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, अभी हम पढ़ेंगे एंड एसोसिएट कंपनी क्या होती है। देखिए, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनीज आर रिलेटेड टर्म। अगर एक कंपनी बोल रही है मैं इसकी क्या हूँ, होल्डिंग हूँ, तो दूसरी कंपनी क्या मानी जाएगी, ऑलरेडी सब्सिडी मानी जाएगी। रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को पापा बोल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक वो आपको क्या बोलेंगे, बेटा बोलेंगे। अगर आप किसी को मम्मी बोल रहे हैं तो वो आपको वो ऑटोमेटिक क्या बोलेंगे, मेरा चंदा, मेरा बेटा। तो वही बात है कि अगर एक कंपनी बोल रही है कि मैं होल्डिंग कंपनी हूँ इसकी, तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या मानी जाएगी, सब्सिडी कंपनी मानी जाएगी। होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ए कंपनी इज ए होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडी कंपनीज। सारा समझ ऊपर से गया, आगे पढ़ते हैं फिर समझ आएगा। ए कंपनी इज ए होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, मीन्स ए कंपनी विच सच कंपनीज आर सब्सिडी कंपनी। Company includes body corporate, where as section 2 clause 87 subsidiary company in relation to any other company means a company in which the holding company। अभी ये हम दोबारा से पढ़ेंगे, अभी हम पहले समझते हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी means a company control, this is first and this is second, the composition of the board of director। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपोजिशन मतलब दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होल्ड, डायरेक्टर रिमूव करना, ठीक है, अपॉइंट करना दूसरी कंपनी के हाथ, तो उसको बोला जाता है। ए है और बी है, तो बी के पास पावर है कि ए के पास पावर है बी की कंपनी में एक डायरेक्टर अपॉइंट करना और रिमूव करना, तो ए क्या मानी जाएगी, होल्डिंग मानी जाएगी, और बी को क्या बोलेंगे, सब्सिडी बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक्स और या फिर एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट ओन और टुगेदर विद वन और मोर इट्स सब्सिडी कंपनीज। मोर देन 1/2, more than 50%, more than 50%, ये याद रखना, 50% नहीं है, more than 50% शेयर कैपिटल है, वोटिंग पावर है मतलब शेयर कैपिटल है। अगर किसी और कंपनी में शेयर कैपिटल है मोर देन 50%, 50.01 भी हो सकता है, बट 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तो भी क्या बोला जाएगा, उसको होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, अगर ए ने बी में मोर देन 50% होल्ड कर रखे हैं, तो ए को बोला जाएगा होल्डिंग और बी को बोला जाएगा इसकी सब्सिडी कंपनी। और इसमें और क्या कह रहा है ये, अगर फॉर एग्जांपल मान लो ए है, ए ने बी में होल्ड कर रखे हैं 30%, ए है और एक सी है जो कि सब्सिडी है ऑलरेडी, किसकी, ए की, इसने बी में होल्ड कर रखे हैं 30%, तो क्या ये
बी सब्सी मानी जाएगी ए की? यस। अगर ये ध्यान से समझो, अगर ए ने डायरेक्टली होल्ड ना करके इनडायरेक्टली होल्ड कर रखा है थ्रू सब्सी कंपनी भी, तो भी वो को क्या मानी जाएगी? सब्सी मानी जाएगी ओरिजिनल कंपनी की। ठीक है, अगर ए ने अपनी थ्रू सब्सी कंपनी के थ्रू होल्ड कर रखे हैं बी में, तो भी बी क्या मानी जाएगी? सब्सी ऑफ ए। ठीक है, एनी की डाउट? नो, चले। ए होल्डिंग कंपनी है किसकी? सी की, तो बी भी क्या मानी जाएगी? सब्सी मानी जाएगी ए की। अगर इसने दोनों का मिलाकर भी आपका 50 से ज़्यादा हो रहा है तो ये भी क्या मानी जाएगी? सब्सी मानी जाएगी ए की। ए होल्डिंग कंपनी हो जाएगी इनडायरेक्टली सी की और बी की। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सी कंपनीज। या तो खुद ने सारे कर रखे हैं या वन और मोर सब्सी कंपनी के साथ कर रखे हैं। ये होता है आपका होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इस पर केस स्टडीज आती है। सबसे पहला, उसके पास पावर है कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, वो अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकेंड, मोर देन वोटिंग पावर है 50% से, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, शेयर कैपिटल है, तो उसको होल्डिंग माना जाएगा। या तो ओन या विद अपनी मोर वन और मोर सब्सी कंपनी के थ्रू। ये सब एक्सप्लेन क्या हुआ है। Provided that such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layer of subsidiary beyond such manner number as may be prescribed। वन और मोर दिया हुआ है, मतलब अभी ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है। लेयर नहीं हो सकता कि 10 सब्सी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, नो, वन और मोर, वन और मोर। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सी टू ए पब्लिक कंपनी इन व्यू सेक्शन Companies Act, a private company which is subsidiary of public company shall be deemed to be a public company for the purpose of the that even where such subsidiary company continues to be a private in its article। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारा नेक्स्ट आता है एसोसिएट कंपनी। एनी डाउट इन दी होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी? क्लियर है आपका? ये केस स्टडी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप ये देख सकते हैं, कोई टफ नहीं है। देखिए, A will be subsidiary of B if B holds more than 50% of share capital of A। B is a subsidiary of A, C इज ए सब्सिडी ऑफ बी। यही सारा एग्जाम्पल है ये वाला। B आप बना सकते हैं इसको, B है जो सब्सिडी है A की और C है जो सब्सिडी है B की। इन सच केस C विल बी द सब्सिडी ऑफ A इन द लाइक मैनर D इज ए सब्सिडी ऑफ C, D विल बी सब्सिडी ऑफ B एज वेल एज A एंड सो ऑन। अगर B सब्सिडी है C की तो अगर C सब्सिडी है A का, अगर इसने दोनों ने मिलकर होल्ड कर रखा है, या ये भी हो सकता है C ने अकेले ही होल्ड कर रखा है 60%, तो भी क्या माना जाएगा? होल्डिंग कंपनी इसकी A मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी देखिए क्या होता है। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट विच इज नॉट ए सब्सिडी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड ए जॉइंट वेंचर कंपनी। अब हम बात कर रहे हैं अपनी एसोसिएट कंपनी की। एसोसिएट कंपनी क्या कहती है कि वो होती है जिसमें दूसरी कंपनी में उसका क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट वो क्या है? वो सब्सिडी नहीं है, मतलब मोर देन 50% नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बच्चे 20%, मतलब जो पावर है कितनी है? 20%। कंट्रोल क्या है? वोटिंग पावर शेयर कैपिटल अप टू 20% है, मैक्सिमम 50 है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो तो क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडी। द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेटर इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। 20% पावर एटलीस्ट। Joint venture means joint arrangement whereby the parties that have joint control of arrangement that have right to net asset of the arrangement। मिलकर जो ले रहे हैं,
ठीक है। एसोसिएट कंपनी वो होती है जिनमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अप टू 20% वोटिंग पावर। करेक्ट, समझ आया। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो होती है विच है सिक्योरिटी जिसकी लिस्ट हो रही है या हो चुकी है, और जिन्होंने कभी सिक्योरिटी रजिस्टर्ड कराई नहीं है उसको बोला जाता है मींस अदर देन लिस्टेड कंपनी, जिनकी सिक्योरिटी रजिस्टर्ड नहीं है। द कंपनी, इट इज़ ए कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इनको जो पब्लिक इशू लेके आती है ना, उनको अपनी सिक्योरिटीज़ को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं हमारे, उनमें रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। ठीक है, NSE, BSE, NSDL, CDSL। अनलिस्टेड कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। अब हम बात करते हैं हमारी अदर कंपनीज कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले है गवर्नमेंट कंपनी। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? देखिए, गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसने किसी भी कंपनी में, एनी कंपनी नोट लेस देन 51% शेयर, मतलब मिनिमम कितना, 51 होना चाहिए, 51 या इससे ज़्यादा, मोर देन दैट, मतलब मिनिमम कितना, नोट लेस देन 51%, 51 तो होना ही चाहिए। ये हम बात करें किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसने किसी भी कंपनी में नोट लेस देन 51 या मोर हेल्ड कर रखा है। क्या हेल्ड? शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल बाय किसके द्वारा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें 51% या इससे ज़्यादा हेल्ड किया हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय पार्टली बाय सेंट्रल या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, देखिए एक और चीज़, जो सब्सिडी होगी ना गवर्नमेंट कंपनी की, उसको भी मान लो ए है और बी है, ये ए क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, ए क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, और ए क्या है, होल्डिंग भी किसकी है, बी की होल्डिंग कंपनी भी है। तो ये जो सब्सिडी है ना, वो भी क्या मानी जाएगी, बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। ए क्या है, होल्डिंग कंपनी है बी की, और बी क्या है, सब्सिडी कंपनी है ए की। अगर इसने, ये ए गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये बी भी बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। ठीक है, चलिए मैं एक चीज़ पूछूं आपसे। देखिए एक एग्जाम्पल, कि मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है जिसमें 10% हेल्ड किया हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल, 10% बाय CG, दिख रहा है आपको, SG के द्वारा हेल्ड किया हुआ है 32%, और गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा 11%। ये क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी या नहीं? यस और नो? जो बोल रहे हैं ना यस गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, वो तो थोड़ा पानी ले डूब जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि या तो SG या CG या फिर इन दोनों के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी। पार्टली बाय स्टेट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट एंड सेक्शन इंक्लूड ए कंपनी विच इज ए सब्सिडी कंपनी ऑफ सच ए गवर्नमेंट कंपनी। जो अभी आपको बताया कि सब्सिडी भी क्या मानी जाएगी, बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। अब आता है हमारा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होता है? इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी की बात करते हैं कि वो कंपनी
जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, हैज बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब इनका प्लेस ऑफ बिजनेस से करते हैं ना इंडिया में भी, है ना। देखिए फॉरेन कंपनी वो होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट उनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे, इंडिया में भी है, उसको बोला जाएगा फॉरेन कंपनी। इंडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं या वो कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा फॉरेन कंपनी। क्लियर। has place of business in India whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conduct any business activity in India in any other manner। ये फिजिकली भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, और जिनका जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, ऐसी कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसको फॉरेन कंपनी बोला जाएगा। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट, ये जो सेक्शन है ना आपको याद होना चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, बाकी सेक्शन लिखे ना लिखे, ये सेक्शन 8 कंपनीज ये आपको याद होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। सेक्शन 8 कंपनीज क्या कौन सी होती है, देखिए सेक्शन 8 कंपनी होती है जिनका मेन पर्पस क्या होता है, चैरिटी करना, ठीक है, उनका मेन पर्पस होता है चैरिटी करना, और जो उनका प्रॉफिट होता है ना वो भी प्रॉफिट डिवाइड नहीं किया जा सकता एज ए डिविडेंड, तुमने डिवाइड कर दिया, नहीं कर सकते हो भाई। उसका मेन मोटो होता है अपने ही बिजनेस को डेवलप करना, जो उसका प्रॉफिट आएगा यू कैन नॉट डिवाइड बिटवीन दी मेंबर्स। ऐसे सलमान खान ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो उसी पर्पस के लिए ही लगाया जाएगा जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया। ये नहीं कि अरबाज खान की मूवी नहीं चल रही, भाई को लॉस हो रहा है तो जो उसका प्रॉफिट आ रहा है भाई को दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। जो मेन पर्पस के लिए, जो जिस पर्पस के लिए ओपीसी बनाई गई है, सॉरी सेक्शन 8 कंपनी बनाई गई है, उसी पर्पस के लिए उसको यूज किया जाएगा। क्लियर, एनी डाउट। सेक्शन 8 कंपनीज deal with the formation of companies which are formed to promote the charitable object of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc। हम ऐसे स्कूलों में नहीं लगवाते थे, पेड़ लगाओ, एनवायरनमेंट बचाओ, चैरिटी, तो वो काम अब जो कंपनी करती है उसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन promoting its object and prohibiting the payment of any dividend to its member। जो इसका ऑब्जेक्ट है चैरिटी करना, जो किसी भी पर्पस के लिए इनमें से बनाई गई है, बस उसी ऑब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए वो प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं, डिविडेंड देने के लिए नहीं कर सकते हैं। अब कैसे बनते हैं सेक्शन 8 कंपनीज देख लीजिए, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ सेक्शन 8 कंपनीज के, फिक्की, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII एक्सेट्रा। Section 8 company allows the central government to register such person or association of person as a company with limited liability without the addition word limited or private limited by issuing license of such condition as it deems fit। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं उनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको ये एक्सेप्शंस दी जाती हैं, प्रिविलेज दी जाती हैं। द रजिस्ट्रार शैल एन ओन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज कंपनी अंडर दिस सेक्शन। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है पहले सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए, फिर वो लाइसेंस इशू करती है, उनको फिर एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रार के पास। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेज ऑब्लिगेशन एज ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस को रिवोक भी किया जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी where the company contravenes any of the requirement of the condition of this section subject to which a license is issued or where the affairs of the company are conducting। जैसे जब लाइसेंस इशू करती है ना उसके बाद पता लगता है कि भाई तुम अपना प्रॉफिट तो
पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर रहे हो, या तुमने गलत मैनर से लाइसेंस लिया है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। उससे पहले वो कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी, वो अपने आप को साबित करे, उसके बाद वो ऑर्डर इशू कर सकती है। And on revocation, the registrar shall put limited or private limited against the company's name in the register. But before such revocation, the central government must give it to a written notice of its intention to revoke the license opportunity to be heard in the matter. सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है, उसके बाद उसको लगता है कि गलत मैनर से लिया है या फिर वो गलत काम कर रही है, वो वैसा काम नहीं कर रही है, तो उसको रिवोक कर सकते हैं आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। Order of the central government. Where a license is revoked under, then the central government may, in the public interest, or order that the company registered under this section should be amalgamated with another company. देखिए, जब या तो वो रिवोक कर सकती है या फिर वो ऑर्डर भी दे सकते हैं कि वो कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट हो जाए। अमलगमेशन भी आप पढ़ेंगे से फाउंडेशन में नहीं आगे। तो उसमें क्या होता है, दो कंपनी आपस में एक कंपनी बन जाती है, अमलगमेट हो जाती है। एक को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दूसरे को पास पैसा बहुत है, उसके पास नाम है, तो दोनों मिल जाती है। मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो सेम ऑब्जेक्ट जिसका उसके साथ अमलगमेट करने का भी ऑर्डर दे सकती है। Where a license is revoked, then the central government may, in the public interest, registered under the section should be amalgamated with another company registered under the section having similar object to form a single company with such constitution, prosperity, power, right, interest, authority and privilege, and with such liability, duties and obligation as may be specified in the order or company be wound up. Penalty. देखिए, if a company makes any default in complying with any of the requirement laid down in this section, the company shall, without prejudice to any other section under the provision, be punishable with fine which shall not be less than 10 lakh but which may extend to 1 crore, and the director कंपनी पे भी फाइन लगेगा, जो कि फाइन होगा 10 लाख और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1 करोड़। कंपनी के ऊपर भी फाइन लगेगा, कितना 10 लाख if a company makes any default in complying with any of the requirements laid down in this section, the company shall, without prejudice to any other section under the provision of this section, be punishable with fine which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 1 crore. And the director and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 25 lakh rupees. ठीक है, 10 लाख एंड 1 करोड़। और डायरेक्टर को कितना मिलेगा, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं फाइन, और यहाँ लिखते हैं हम कंपनी, और यहाँ लिखते हैं हम डायरेक्टर। 25,000 rupees which may extend 25 lakh. Clear? Provided that when it is proved that affairs of the company were conducted prudently, every officer in default shall be liable for the section 447, जिसमें सिर्फ पेनल्टीज फ्रॉड के बारे में लिखा हुआ है आपकी, तो वो है ये। तो समझ आया, ये सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। Formed for the promotion of commerce, art, science, religion, charity, protection of environment, sport, etc. Requirement of minimum share capital does not apply. Uses its profit for the promotion of objective for which is formed. Does not declare dividend to members. Operate under a special license from central government. Need not to use private or public limited. License revoked if condition contravene. फिर फाइन लगेगा। सब जो आपने ऊपर पढ़ा है वही सब गिवन है। क्लियर? एनी डाउट बोलिए। चलिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी देखिए क्या होता है। वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर और होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। वेयर ए कंपनी, अब आप इसको समझिए, जो कि सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट, रजिस्टर हुई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। मान लो 5 साल का आगे फ्यूचर रेलवे का प्रोजेक्ट मिल गया, रेलवे रोड बनाना है, पटरी बनानी है, मिल जाते हैं।
और इनमें से कोई एक होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको बोला जाता है इनएक्टिव कंपनी, और वो मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी को कुछ अलग से प्रिविलेज मिलती है जो कि पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलती है, ठीक है। उनको इनएक्टिव कंपनी बोला जाता है जिनकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती है और जिनका पर्पस होता है कि या तो वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, एसेट को होल्ड करने के लिए बनाई गई है। Inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year। अब significant accounting transaction क्या होती है? डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? जिन्होंने 2 साल तक कोई बिजनेस नहीं किया और पिछले 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं की है, वो अब अपना आगे स्टेटस ले सकती है। किसका? डोरमेंट कंपनी का। कोई भी एक ऐसी कंपनी है जिसने 2 साल कोई भी काम नहीं किया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, वो अपना स्टेटस ले सकती है डोरमेंट कंपनी का, इनएक्टिव कंपनी जिसको बोला जाता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग आगे हैज़ नॉट फाइल्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है और जिसने फाइल नहीं किया फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न जो रजिस्ट्रार के पास एवरी कंपनी को एवरी ईयर डिपॉजिट करानी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जाती है, पेड ऑफ कैपिटल, नेम ऑफ प्रमोटर्स, तो ये एवरी ईयर हर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करानी होती है। जिसने लास्ट 2 ईयर से एनुअल रिटर्न फिनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं कराई है और लास्ट 2 ईयर से कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू द रजिस्ट्रार। ये चारों जिसने नहीं किया है उसको वो डोरमेंट कंपनी बन सकती है। इनको छोड़कर बाकी सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मानी जाएंगी। अगर ये चारों ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएंगी। पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। अगर ये 4 किया है तो ठीक है, अदरवाइज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन माना जाएगा। पेमेंट मेड बाय इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड। एम्प्लॉय रखा है साफ सफाई करने के लिए, तो ये खर्चे को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा। तो ये होता है हमारा डोरमेंट कंपनी जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है पिछले 2 साल में और जिसने कोई एनुअल रिटर्न फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं डिपॉजिट दिया है रजिस्ट्रार के पास, वो अपना स्टेटस ले सकती है डोरमेंट कंपनी का, जिसको प्रिविलेज मिलती है कुछ एक्स्ट्रा। मीनिंग ऑफ निधि कंपनी, देखिए निधि कंपनी क्या होती है कि एक कंपनी बनाई जाती है, मान लो ABC है, तो ये एक निधि कंपनी बनाई जाती है फॉर द पर्पज़ की कुछ जो भी इसके मेंबर्स होते हैं ABCD, वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं एवरी मंथ एवरी ईयर, और उस अमाउंट को सिर्फ बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सकता है इन्हीं मेंबर की, ठीक है। टोटल मान लो इन्होंने 50,000, तो जिस भी मेंबर को लोन एज ए लोन वो दे देते हैं, ठीक है। फिर वो ऐसा नहीं है कि वो अपने पास ही रख लेगा, उसको वो वापस करना पड़ेगा, बट उस टाइम के लिए वो उसको दे दिया जाएगा। जहाँ पर मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही, वो अमाउंट को मेंबर में ही कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स ए कंपनी which the central government by notification in the official gazette declared to be a nidhi or mutual benefit society as may be. Nidhi companies are created mainly for cultivating the habit of thrift and saving amongst its member, ठीक है। निधि कंपनी वही होती है जो हैबिट बनाते हैं सेविंग की और उसको उसी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसको ज़रूरत होती है उन्हीं को वो दे दिया जाता है। PFI कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, जिनको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया है। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है PFI। बाय वर्चू ऑफ दिस सेक्शन कंपनीज एट द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर टू बी रिगार्डेड एज PFI: द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इनके सबके आपको नाम लिखने हैं, ये 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
specified company referred in unit trust of India, institute notified by central government, such other institute as may be notified by the central government in consultation with the Reserve Bank of India. कौन से, बट उसके लिए भी कंडीशन है, कंडीशन फॉर इंस्टीट्यूट जो भी नोटिफाइड भी करेगी कौन से, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूट बाय, इसको देख लीजिए आप, एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूट बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, at least 51% of paid up share capital is held controlled by CG or by SG, partly by CG और partly by SG. 51% और more, उसको PFI बोला जाएगा. Established और constitute by और under any central और state act, सेंट्रल और स्टेट एक्ट में एस्टेब्लिश हुआ है, जैसे आपका LIC और जिसकी ये एटलीस्ट 51% बाय हेल्ड CG, SG या पार्टली बाय CG, पार्टली बाय SG, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या बना सकती है, PFI बना सकती है. ठीक है, उसको बोला जाता है PFI. ये आपको नाम याद करने हैं डायरेक्ट है. जो ICI इंस्टीट्यूट है वो PFI नहीं है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की कोई भी पावर नहीं है. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.